हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर्स एकेडमी। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमसीओ 1 को। एमसीओ 1 पहले सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन वो फर्स्ट ईयर में हो गया है, तो नए स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। तो एमकॉम इग्नू का एमसीओ 1 है और ये चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है संगठनात्मक व्यवहार का सिंहावलोकन, मीन्स ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो पहले 3 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। हमें पता है कि संगठन क्या होता है, उसके लक्ष्य क्या होते हैं। तो संगठन कई उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। संगठन जो है वो धार्मिक भी हो सकता है, ठीक है, कल्याण सूचक भी हो सकता है, या फिर प्रॉफिट मोटिव भी हो सकता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया हो सकता है। तो हम इसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से संबंधित जो भी संगठन है, फिलहाल हम उसकी बात कर रहे हैं। तो संगठन क्या है? संगठन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष लक्ष्य या लक्ष्यों के सेट की प्राप्ति के लिए संरचित ढंग से बनाया हुआ कोई स्थान है, ठीक है, स्ट्रक्चरल वे होता है। तो उस स्थान को जहाँ पे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी विशेष लक्ष्य, किसी स्पेशल गोल या फिर कई लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं, उसे संगठन कहा जाता है। लक्ष्य संगठन का मूल तत्व है कि किसी भी संगठन को आप स्थापित कर रहे हैं ना, तो उसका कोई लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य उसका मूल तत्व है। गेरी जोन्स संगठन को समाज के द्वारा किया गया हस्तक्षेप कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई जो संगठन है वो समाज के द्वारा किया गया हस्तक्षेप है, जो सामूहिक प्रयासों द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। संगठनों की प्रभावित करने वाली पर्यावरणीय शक्तियां 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो जो एनवायरमेंटल पावर होती है ना, पर्यावरणीय शक्ति, ये 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें से कुछ ग्राहक, पूर्तिकर्ता, प्रतियोगी, श्रम बाजार और नियामक एजेंसियां, रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं, जो प्रत्यक्ष शक्तियां हैं, जो उसको डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। आर्थिक, प्रौद्योगिकी, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय आदि अप्रत्यक्ष शक्तियां हैं, जो डायरेक्टली उसको इफेक्ट नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्टली उसे इफेक्ट करती हैं संगठन को। मनुष्य के कार्य करने के तरीके को व्यवहार कहा जाता है। तो व्यवहार उद्दीपन, स्टिमुलेशन का प्रत्युत्तर है, यानी कि जैसे कोई चीज होती है ना, तो एकदम से हम कोई उसका रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे साइंस में हम पढ़ते हैं स्टिमुली क्या होती है, तो उद्दीपन होता है ये। अगर मान लो हमें कोई कुछ कहता है तो हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो इसी तरह ये जो व्यवहार है ये उद्दीपन का प्रत्युत्तर है, जिसे देखा जा सकता है, यानी व्यक्ति का प्रत्युत्तर, यानी कि जो आंसर दिया जाता है या फिर की गई प्रतिक्रिया, कोई भी एक्टिविटी होती है एकदम से, उस व्यक्ति का व्यवहार होता है। कि जैसे अगर हमसे कोई बात कर रहा है और एकदम से हम क्या प्रतिक्रिया करते हैं, क्या प्रत्युत्तर देते हैं, तो इसे व्यवहार कहा जाता है। तो व्यवहार का मूल तत्व कार्य होता है। तो इसमें ये होता है कि व्यवहार क्या है कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, मतलब जैसे कोई भी उत्तर देना, मतलब एक तरह से कार्य ही हुआ। तो लुथांस कहते हैं कि लुथांस चर को समझने के लिए वास्तविक व्यवहारात्मक घटनाओं के परिणामों से अलग करने को जरूरी मानते हैं। वो कहते हैं कि जो भी चर हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, वो वास्तविक जो व्यवहारात्मक घटनाएं हैं, उनको अन्य घटनाओं के परिणामों से अलग मानते हैं। विशिष्ट परीक्षणीय व्यवहारात्मक घटनाओं और उनके स्वरूप से प्राप्त आंकड़े व्यवहार के और उस व्यवहार के बाद की घटनाओं के पहले आने वाली पारस्परिक क्रिया विश्लेषक करने में उपयोगी है। मतलब देखो, हिंदी की जो लैंग्वेज है काफी टफ है। कहना क्या चाहते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम कोई काम करते हैं, कोई व्यवहार करते हैं, तो वो घटनाओं या उनसे जो घटनाएं, जो भी इवेंट हो गए हैं, ठीक है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से कनेक्टेड जो भी इवेंट है, तो उसके फलस्वरूप हमें जो डाटास प्राप्त होते हैं ना, कि हमें जो डाटास मिले, तो आपस में भाई हमने क्या व्यवहार किया, उसके बदले में हमें क्या प्रत्युत्तर मिला, क्या आपस में क्रिया विश्लेषण हुआ, ये सब क्या होता है, ये संगठनात्मक व्यवहार होता है। तो संगठनात्मक व्यवहार कार्य पर लगे व्यक्तियों के व्यवहार की जटिलताओं को समझने के लिए अलग अलग सहायक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, ठीक है। तो जो भी संगठन में कार्य कर रहे हैं व्यक्ति, उनमें उनके क्या आपस में व्यवहार हैं, क्या, जैसे मैनेजर हैं, उसके नीचे होते हैं उनके सहायक मैनेजर होते हैं, फिर उसके नीचे फोरमैन वगैरह होते हैं, तो आपस में क्या वो बिजनेस के लिए किस तरह से व्यवहार करते हैं, उसी को संगठनात्मक व्यवहार कहा जाता है। संगठनों में लोगों की कार्यशैली, उनके संबंध में अध्ययन और उनसे प्राप्त ज्ञान का प्रयोग ही संगठनात्मक व्यवहार कहलाता है। इसमें व्यक्ति है, ढांचा, प्रौद्योगिकी और बाहरी पर्यावरण संगठन के मुख्य तत्व होते हैं, ठीक है। जो जो काम कर रहे हैं वो, जो संगठन हमारा स्ट्रक्चर है संगठन का, वो उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो, और जो बाहर का एनवायरनमेंट है ना, वो इसके मुख्य तत्व होते हैं। किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोगों एवं संरचना की जरूरत होती है। कोई भी लक्ष्य अपने आप से पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। कुछ लोगों की जरूरत होती है, किसी एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। काम को करने के लिए लोगों को प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है, क्योंकि कौन सी टेक्नोलॉजी लोगे, ट्रेडिशनल लोगे या मॉडर्न, लेकिन कोई ना कोई तो टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी पड़ेगी।
व्यक्ति, ढांचा और प्रौद्योगिकी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा ये तत्व बाह्य पर्यावरण से प्रभावित भी होते हैं और उन्हें प्रभावित भी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि 4 तत्व हैं: व्यक्ति, ढांचा, प्रौद्योगिकी और बाह्य पर्यावरण। ठीक है, तो व्यक्ति, ढांचा और प्रौद्योगिकी तो किसी संगठन के अंतर तत्व हैं, और बाहरी एनवायरनमेंट यानी कि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, वैसा एटमॉस्फेयर नहीं, मतलब जो कार्यकारी एटमॉस्फेयर है, जो हम एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो ये तो तीनों चीजें, व्यक्ति, ढांचा और प्रौद्योगिकी, बाहरी एनवायरनमेंट से प्रभावित भी हो सकते हैं और उससे प्रभावित भी कर सकते हैं। किथ डेविस क्या कहते हैं? किथ डेविस ने संगठनात्मक व्यवहार को शैक्षिक अनुशासन यानी कि एकेडमिक डिसिप्लिन माना है, जो संगठन के पर्यावरण में व्यवहार को समझने और उसका वर्णन करने से जुड़ा होता है। ये व्यवहार के कारणों और प्रभावों की पहचान करके संगठन में संपूर्ण जटिल मानव कारक पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि भी जो भी संगठन में कार्य कर रहे हैं, उनका व्यवहार क्या है, उनको समझना और उसका वर्णन करना से ही जुड़ा होता है। और जो यह संगठन के कारण कोई भी जो रीजन होते हैं, उसके कुछ इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो कोई रीजन होगा, कॉज होगा, और कोई इसका प्रभाव होगा यानी कि इफेक्ट होगा, उसको पहचान करते हैं, जिससे कि जो संपूर्ण मानव कारक है उस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जाता है। जो केली क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि संगठनात्मक व्यवहार को संगठनों की प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। तो वो कहते हैं कि संगठन व्यवहार क्या है? ये संगठनों की प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन है, जो ये देखता है कि प्रारंभ कैसे होता है, इसकी समृद्धि कैसे होती है तथा इसका विकास कैसे होता है, कैसे ये स्टार्ट होता है, कैसे कैसे ये डेवलप होता है और कैसे इसमें वृद्धि होती है। रॉबिन्स के अनुसार संगठनात्मक व्यवहार व्यक्ति, समूह तथा ढांचा किसी संगठन में ऐसे ज्ञान का प्रयोग संगठन की प्रभाविता में सुधार लाने के लिए डाले गए प्रभाव की छानबीन करता है। ठीक है, तो सबके अलग अलग व्यूज हैं। वो कहते हैं कि जो भी ऐसा ज्ञान का प्रयोग है जो संगठन की प्रभाविता, इफेक्टिवनेस, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था पूरा चैप्टर, उसमें सुधार में लाने के लिए गए जो भी प्रभाव है उसकी छानबीन करता है। बैरोन और ब्रोन वर्ग के अनुसार संगठनात्मक व्यवहार व्यक्ति, समूह और संगठन की प्रक्रियाओं में व्यवस्थित अध्ययन द्वारा संगठन के वातावरण में व्यवहार के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यवहार क्षेत्र है। ठीक है, तो लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, आप इसको स्मूथली पढ़िएगा कि भाई ये भी संगठनात्मक व्यवहार यानी कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, वो व्यक्ति, अगर अकेला व्यक्ति है, अगर कोई ग्रुप में काम कर रहा है वो, या संगठन की जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसको व्यवस्थित ढंग से अगर हम अध्ययन करें, उसके बारे में स्टडी करें, तो जो संगठन का वातावरण है और व्यवहार है उसमें ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यवहार क्षेत्र है, कि हमें पता चलता है कि इस संगठन में कौन किस तरह से कार्य कर रहा है, उसका व्यवहार क्षेत्र क्या है। तो अगर हमने इतनी सारी परिभाषाएं पढ़ी, अगर आपको याद हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो आप एक सिंपल मीनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम कहते हैं किसी इस अर्थशास्त्री के अनुसार, तो हमें बिल्कुल पर्टिकुलरली वही वर्ड लिखने होते हैं। तो अगर आपको याद नहीं होती है तो आप इसे पर्टिकुलर एक मीनिंग निकाल के आप इसे लिख सकते हैं। तो हमने उपयुक्त जो परिभाषाएं पढ़ी उसके आधार पर हम क्या निष्कर्ष प्रदान कर रहे हैं? हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि पहली बात तो संगठन व्यवहार क्या होता है, ये अंतरशास्त्रीय विचारधारा है। यह विचारधारा संगठनात्मक व्यवहार को ज्ञान की विभिन्न संबंधित शाखाओं का समाकलन होता है, कि उसको समाप्त करना, उसको करने वाला मानती है कि जो भी सारी शाखाएं हैं उसको हमने कैसे समाप्त किया, ये हमारी अंतरशास्त्रीय विचारधारा है। दूसरा इसका क्या मतलब निकला कि ये अनुप्रयुक्त विज्ञान है, व्यवहार पर डालने वाली शक्तियों को समझने का प्रयास ही संगठनात्मक व्यवहार है, कि व्यवहार पर जो भी प्रभाव डालती है शक्तियां, जो भी पावर होती है जो हमारे व्यवहार को इफेक्ट करती है, उसको समझने का प्रयास ही संगठनात्मक व्यवहार होता है, जिसके उनके व्यवहारों का पूर्वानुमान लगाकर संगठन के प्रभावी संचालन के लिए उनका प्रयोग किया जा सके। जैसे हम व्यवहार देखते हैं तो हमें पूर्वानुमान कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, उसके आधार पर इसे संचालन करके उसका प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा है प्रबंध की व्यवहारात्मक विचारधारा। संगठनात्मक व्यवहार का प्रत्यक्ष संबंध संपूर्ण प्रबंध के साथ न होकर प्रबंध के मानवीय पक्ष के साथ होता है। तो पूरे मैनेजमेंट से इसका संबंध नहीं है, मैनेजमेंट में जो लोग कार्य कर रहे हैं, मानवीय पक्ष है, उनके साथ ही इसका संबंध पाया जाता है। फोर्थ है पर्यावरण से संबंधित, ये एनवायरमेंट से संबंधित होता है। जैसे व्यक्ति, संस्कृति, संगत, अंतर सांस्कृतिक प्रबंध आदि इसके उदाहरण है। जैसे पर्सनल कल्चर, कि अपना पर्सनल कल्चर क्या है, या फिर क्रॉस कल्चरल क्या है, इसका प्रबंध ही इसका उदाहरण है। तो ये पर्यावरण से संबंधित होता है। फिफ्थ है वैज्ञानिक विधि है संगठनात्मक व्यवहार, वैज्ञानिक विधि द्वारा अपनी जांच पड़ताल और अनुसंधान द्वारा प्रश्नों का उत्तर तार्किक सिद्धांत से देता है, यानी कि लॉजिकल आंसर होता है इसका। ये अनुभाविक होता है, इंपीरिकल, अपना जो अनुभव होता है। व्याख्यात्मक यानी कि एक्सप्लेनेटरी, आलोचनात्मक मतलब क्रिटिकलिटी, और फिर है सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी। ये इनसे संबंधित है, अपने अनुभव पे, व्याख्या पे, आलोचना पे और सृजनात्मक विज्ञान है जिसमें कोई क्रिएटिविटी होती है।
सिक्स्थ है प्रासंगिकता विचारधारा। संगठनात्मक व्यवहार अपने आप में संपूर्ण नहीं है। इस विचारधारा का उपयोग किसी विशेष स्थिति के लिए अत्यंत उपयुक्त प्रबंधकीय कार्यों को विकसित करने के लिए किया जाता है। तो ये अपने आप में संपूर्ण नहीं है, बस इसका प्रयोग किया जाता है जिससे कि प्रबंधकीय कार्यों को विकसित किया जा सके। सेवंथ है तंत्र विचारधारा। तो संगठनात्मक व्यवहार संगठन के संचालन को प्रभावित करने वाले सभी चरों को, सभी वेरिएबल्स को ध्यान रखने वाला एक व्यवस्थित रूप है। इसका पूरा एक तंत्र है, पूरा एक इसका तंत्र मतलब पूरा एक इसका वो पूरा तंत्र मतलब क्या कह सकते हैं कि एक पूरे एक तरीके से एक सिस्टम से बनाने वाला होता है, ठीक है। और सभी चरों को, उसमें सारे जो वेरिएबल्स हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। एक है मूल्य केंद्रित। मूल्य केंद्रित होता है ये प्राइस पर डिपेंड होता है। तो संगठनात्मक व्यवहार मूल्य केंद्रित विज्ञान है जो वस्तुनिष्ठ तर्क होता है ऑब्जेक्टिव लॉजिक, ठीक है। और एक होता है व्यक्तिनिष्ठ तर्क जो होते हैं सब्जेक्टिव। तो जैसे हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इसी तरह ये तर्क भी ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्टिव लॉजिक और सब्जेक्टिव लॉजिक दोनों का ही प्रयोग किया जाता है इसमें। ऑब्जेक्टिव अनुभाविक विश्लेषण के द्वारा किसी सत्य तक पहुंचने से संबंधित होते हैं। और व्यक्तिनिष्ठता यानी कि सब्जेक्टिविटी, सहजबोध यानी कि इल्यूजन होती है ना, व्यक्ति को अपनी इल्यूजन हो जाती है। सामान्य बुद्धि, अनुभवों, रूपक होते हैं मेटाफोर्स, और उन कहानियों और साहित्यों को प्राप्त करने में सहायता देता है जो किसी विषय से संबंधित निर्णय लेने में संबंधित होते हैं। तो टोटल इसके 8 व्यवहार हैं। अगर हम देखते हैं कि संगठनात्मक व्यवहार क्या है, तो पहले हमने सबकी डिफाइन कर ली है। फिर हमने देखा ये टोटल 8 होते हैं। ये अंतरशास्त्रीय विचारधारा है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, प्रबंध की व्यवहारात्मक विचारधारा है, पर्यावरण से संबंधित है, वैज्ञानिक विधि है, प्रासंगिक विचारधारा है, तंत्र विचारधारा है और मूल्य पर आधारित है। तो संगठनात्मक व्यवहार विश्लेषण इन 5 स्तरों पर जोर देता है, 5 लेवल पर जोर देता है। पहली बात तो व्यक्तिगत व्यवहार, इंडिविजुअल बिहेवियर। दूसरा अंतर व्यक्तित्व व्यवहार, इंटर पर्सनल बिहेवियर, जो उसका अंतर्मन होता है ना, हमारे अपने खुद का अंतर्मन होता है, उससे संबंधित। तीसरा है समूह व्यवहार और समूह गतिशीलता, मीन्स ग्रुप बिहेवियर एंड ग्रुप डायनेमिक। और फिर संगठनात्मक विषय मतलब ऑर्गेनाइजेशनल इशू। फिर लास्ट है पर्यावरणीय विषय मतलब इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है। तो 5 हो गए, इंडिविजुअल बिहेवियर, इंटरपर्सनल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर एंड ग्रुप डायमेंसिस, ऑर्गेनाइजेशनल इशू एंड एनवायरमेंटल इशू। ये टोटल 5 है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संगठनात्मक व्यवहार की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हमने संगठनात्मक व्यवहार तो पढ़ लिया, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार होगी इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।